चलिए हम लोग बात कर ले अब थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर इन विच द हीमोग्लोबिन इज एबनॉर्मल। हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बनेगा ड्यू टू नॉन सिंथेसिस और रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। तो जो हमारा मैच्योर हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस हो गया। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कूलीज एंड टर्म गिवन बाय विप्पल। ठीक, इस डिजीज़ को डिस्कवर किया कूलीज ने, टर्म दिया विप्पल ने। थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज़। ये ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज़ है विच अपीयर्स इन चिल्ड्रन ऑफ 2 अफेक्टेड कैरियर। जो ऐसे चिल्ड्रंस में आ जाएगी डिजीज़ खुल के सामने जो जिनके माता पिता कैरियर है। माता पिता के कैरियर होने से माता से एक एलील और पिता से एक एलील, दोनों डिफेक्टिव एलील आ गए, डिजीज़ खुल के सामने आ जाएगी। द डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ द जीन्स कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन चेन। तो हम लोग जानते हैं मैच्योर हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चेन। अल्फा चेन के लिए सिंथेसिस के लिए जीन कहाँ है, 16 नंबर के क्रोमोसोम पे, और बीटा के लिए 11 नंबर के क्रोमोसोम पे। लेकिन ये जो HbA अल्फा के लिए है, ये HbA1 और HbA2 दो तरह का है, 2 जीन है, जबकि HbB बीटा चेन के लिए एक ही है जो कि 11 नंबर पे। द डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ द जीन्स कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन चेन commonly cause alpha chain beta chain of hemoglobin. Imbalance synthesis of globin chain of hemoglobin causes anemia. इम्बैलेंस सिंथेसिस हो रहा, कम ज़्यादा हो रहा, इससे क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज़। एनीमिया जो है इस डिजीज़ की एक कैरेक्टरिस्टिक है। अल्फा थैलेसीमिया इट इज़ कॉज बाय द डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ अल्फा चेन। अल्फा थैलेसीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफेक्टिव फॉर्मेशन अल्फा चेन का हो रहा है। अल्फा चेन इज़ कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 16। 2 जीन्स हैं जो क्रोमोसोम नंबर 16 पे हैं, HbA1 एंड HbA2 विद द टोटल 4 एलील्स। देयर इज डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन। अल्फा ग्लोबिन का कम सिंथेसिस होगा, अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा। थैलेसीमिया बी द डिफेक्ट इज ड्यू टू एलील्स ऑफ HbB जीन। HbB जीन है जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पे है। पर्सन विद 1 डिफेक्टिव एलील सफर्स फ्रॉम थैलेसीमिया माइनर। पर्सन विद 2 डिफेक्टिव एलील सफर्स फ्रॉम थैलेसीमिया मेजर। एंड थैलेसीमिया मेजर नोन एज कूलीज डिजीज़, क्योंकि कूलीज ने इस डिजीज़ को डिस्कवर किया था, इसलिए कूलीज डिजीज़ के नाम से हम लोग थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया को जानते हैं। ठीक, चलिए आगे। अनलाइक सिकल सेल एनीमिया वेयर द बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन इज एबनॉर्मल, क्वालिटी में डिफेक्ट आ गया था। तो मैंने आपको काम दिया कि 10 मेरे चैप्टर के आप लोग नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करिए, तो कल दिखाइए। तो एक सज्जन ने तो नोट्स बनाए, सारे डिफेक्टिव बनाए, उल्टे सीधे बनाए, कुछ काम के नहीं। एक ने 10 के ना बनाए, 7 के बनाए ठीक, बढ़िया बनाए। तो बनाए तो ठीक, लेकिन कम बनाए। तो ये डिफेक्ट हो गया क्वांटिटी का, और ये डिफेक्ट हो गया क्वालिटी का, कि करेक्ट किया तो उसने सारा काम, लेकिन ना मतलब वो गुड़ गोबर। तो ये क्वालिटी डिफेक्ट है, क्वालिटेटिव डिफेक्ट है, और ये क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है। तो ये हमारा जो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटी डिफेक्ट हो जाती है, मतलब ग्लोबिन चेन तो पूरी बनेगी, डिफेक्टिव बनेगी। यहाँ पे क्वालिटी, थैलेसीमिया में क्वालिटी डिफेक्ट नहीं हुई है, क्वांटिटी डिफेक्ट हुआ। जितनी बनी ठीक बनी, लेकिन कम बनी। तो ये क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है थैलेसीमिया, और सिकल सेल एनीमिया क्वालिटी डिफेक्ट है। थैलेसीमिया देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ आइदर अल्फा चेन और बीटा चेन। दस सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर वेदर थैलेसीमिया इज क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2018 नीट में आ चुका है। ओके, चलिए आगे जी। ट्रीटमेंट ऑफ थैलेसीमिया इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन। ट्रीटमेंट अगर करना चाहें तो या तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा दीजिए या बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन करवा दीजिए। ओके, चलिए आगे। MCQ पे आ जाइए, MCQ लगाते हैं। बीटा थैलेसीमिया डिजीज बिकम्स मैनिफेस्ट एट द एज ऑफ। बीटा थैलेसीमिया किस एज में प्रकट हो जाएगी, दिखाएगी, घोषणा कर देगी। मैनिफेस्ट का मतलब उद्घोषणा करना, अपनी प्रेजेंस बता देगी। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ नहीं, 2 to 6 ईयर, यस, शुरू के 2 से 6 साल में अपना इफेक्ट दिखा देगी, अपनी घोषणा कर देगी कि मैं इस बच्चे में डिजीज़ ये प्रेजेंट है। एल्फाथैमिया इज ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स ऑन क्रोमोसोम 16। क्रोमोसोम 16 पे अल्फा थैलेसीमिया का जीन है, HbA1 और A2। ठीक है, वही लिखा हुआ है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं।
अब हम लोग आते हैं हीमोफीलिया पे। तो हम लोग पढ़ के आ गए सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की बात कर ले। इट इज़ जेनेटिकली ड्रिवन डिसऑर्डर। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर ही तो पढ़ रहे हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक जीन एच। रिसेसिव जीन है, सेक्स लिंक का मतलब सेक्स क्रोमोजोम पे, कैरिड बाय एक्स क्रोमोजोम पे। तो डिफेक्टिव एलील को हम लोग एक्स एस से और नॉर्मल को एक्स क्रोमोजोम एक्स ही लिख देंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। फीमेल बिकम हीमोफीलिया ओनली व्हेन बोथ द एक्स क्रोमोजोम कैरी द जीन। फीमेल में हीमोफीलिया खुल के सामने तभी आएगा जब उसके दोनों क्रोमोजोम पर डिफेक्टिव एलील होगा। तो फीमेल का जेनेटिक मेकअप जब ये होगा तभी डिजीज़ सामने आएगी, वरना डिजीज़ सामने नहीं आएगी। कैरियर बन के रह जाएगी फीमेल। अगर उसके पास एक डोमिनेंट एलील है, उसका एक एक्स क्रोमोजोम पे नॉर्मल एलील डोमिनेंट एलील है और दूसरे पे रिसेसिव ये डिफेक्टिव एलील है, तो डिजीज़ वो कैरियर हो जाएगी, डिजीज़ नहीं होगी। तो क्रोमोजोम कैरी द जीन बोथ द एलील, अगर डिफेक्टिव उसमें है तभी वो डिजीज़ आएगी। इफ़ वन एलील अपीयर्स फॉर हीमोफीलिया द फीमेल अपीयर्स नॉर्मल। और अगर एक एलील उसमें हीमोफीलिया का है तो फीमेल नॉर्मल अपीयर करेगी, नॉर्मल दिखाई देगी। इट फर्स्ट अपीयर इन द डिसेंडेंट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया के वंशज रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन, शाही फैमिली ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया, उसके वंशजों में इस बीमारी को सबसे पहले नोटिस किया गया। बिकॉज ऑफ इट्स अक्रंस इन द रॉयल फैमिली द डिजीज इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डिजीज। क्योंकि ये रॉयल फैमिली के सदस्यों में, राजसी परिवार के सदस्यों में देखी गई, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। द पेडिग्री ऑफ हीमोफीलिया वॉज डिस्कवर्ड बाय हेल्डेन। हेल्डेन साइंटिस्ट है जिन्होंने पेडिग्री हीमोफीलिया की बनाई। पेडिग्री आप जानते हैं क्या, मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ देख लीजिए। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। एज द पेशेंट कंटिन्यू टू ब्लीड फ्रॉम अ माइनर कट since he or she does not possess the normal phenomenon of blood clotting due to the absence of anti-hemophilic globulin और फैक्टर 8 और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 9। तो हीमोफीलिया में हो क्या रहा कि छोटा मोटा कट लगने से भी ब्लीडिंग जो है रुकेगी नहीं। आप जानते हैं कि हम लोग की बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म है ब्लड का, रुधिर का थक्का बन जाना। छोटा मोटा जो हम लोग का एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हुआ, चलते फिरते गिर गए, शेव करते कट लग गया, तो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ना हो। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी, बीपी लो हो जाएगा, होती रही कोमा में और फाइनली आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो वो काम ना हो। इसलिए हमारी बॉडी में छोटे मोटे कट को रिपेयर, जैसे हम लोग एमसील लगा के पानी की लीकेज रोक देते हैं, रुधिर का थक्का बन जाता है, लीकेज रुक जाती है, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? रुधिर का थक्का बनने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 और 9 इस केस में नहीं बन पा रहे डिफेक्टिव हैं, क्योंकि डिफेक्टिव एलील है। तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 का नाम यहाँ से उठा लीजिएगा, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन और फैक्टर 8। इसकी कमी से जो हो रही है हीमोफीलिया, वो हीमोफीलिया ए है, फैक्टर 8 की कमी से। फैक्टर 8 का नाम एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन इज द नेम ऑफ फैक्टर 8। और पीटीए प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक फैक्टर इज द फैक्टर 9, और इसकी वजह से हो रहा हीमोफीलिया बी। तो हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 की कमी की वजह से, उस फैक्टर का नाम है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। और हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 की कमी की वजह से, उसका नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक फैक्टर। ठीक, और ये फैक्टर क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि डिफेक्टिव एलील बॉडी में आ गया। हीमोफीलिया बी इज आल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज। इंपॉर्टेंट है, उठा लीजिएगा यहाँ से। हीमोफीलिया बी is also a recessive linked genetic disorder involving a lack of functional clotting factor 9। तो हीमोफीलिया बी हो, ए हो, दोनों रिसेसिव एक्स लिंक्ड ट्रेट है। हीमोफीलिया सी इज़ वेरी रेयर एंड डेवलप्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11। तो हीमोफीलिया सी भी एक है, लेकिन वो बहुत रेयर है पॉपुलेशन में, उसकी अकरेंस ज़्यादा नहीं है। और इसमें 11th नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर पीटीए प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट नहीं बन रहा। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर का नाम याद रख लीजिएगा, पीटीए प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। तो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट नहीं बन रहा, 11 नंबर का फैक्टर नहीं बन रहा, हीमोफीलिया सी हो जाएगा।
और हीमोफीलिया ए और बी, हीमोफीलिया ए हो रहा है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। फैक्टर 8 की कमी से हीमोफीलिया है। फैक्टर 8 है हमारा एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, और फैक्टर 9 है हमारा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर 8, फैक्टर 9 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक फैक्टर। फैक्टर 9 जिसकी वजह से क्रिसमस डिजीज या हीमोफीलिया बी, और हीमोफीलिया सी प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, उससे हो जाएगा आपका हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया सी is unlike hemophilia A and B, this hemophilia C is autosomal recessive। हीमोफीलिया ए और बी के लिए जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, और हीमोफीलिया सी के लिए जीन ऑटोसोम पे, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। एड इफेक्ट्स बोथ द सेक्सेस इक्वली, और दोनों सेक्सेस को इक्वली इफेक्ट करता है। ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीमोफीलिया ए और बी आपको इसकी अक्रेंस मेल में ज़्यादा मिलेगी। मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वो डिफेक्टिव हो गया तो डिजीज़ आ जाएगी। ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं जो आपको अगर नाम पता हो तो अच्छा रहेगा, ना पता हो तो भी काम चलेगा। ऐसा नहीं है नहीं चलेगा, क्योंकि इधर पिछले 5-6 साल में नीट में इनको पूछा नहीं गया, लेकिन अगर आप नोट कर सकें और याद कर सकें दैट वुड बी द बेनिफिशियल। तो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम लायबल फैक्टर, 6 इज एब्सेंट, 7th is stable factor, anti-hemophilic factor, due to deficiency of which occurs the hemophilia A, Christmas factor, that is the anti-hemophilic factor B, deficiency of which causes the Christmas disease, plasma thromboplastin, 10th number Stewart Powers factor, 11th number plasma thromboplastin antecedent, that is the deficiency of plasma thromboplastin antecedent causes the hemophilia C। तो ये 8 की कमी से हीमोफीलिया ए, 9 की कमी से हीमोफीलिया बी, और 11 की कमी से हीमोफीलिया सी। 8 और 9 के लिए जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे है, और ये 11वां नंबर का जो फैक्टर है इसके लिए जो जीन है वो ऑटोसोम पे है। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। इसके नाम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। 12th इज द हैगमैन फैक्टर एंड 13 इज द फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक, ये 13 फैक्टर हैं। 13 के 13 याद करें तो आप राजा बेटा, नहीं तो आप अच्छे बेटा ही बन जाइए थोड़े से कम 8, 9 और 11 को याद कर लीजिए। इन 3 को तो याद कर ही लीजिए, इन 3 को, और ये शुरू के 3 याद कर लीजिए, क्योंकि ये शुरू के 3 रुधिर का थक्का बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें इनका नाम आता है। तो फर्स्ट प्रोटीन था, इसके लिए मैंने एक स्लैंग बना रखा है, फर्स्ट प्रोटीन था। जैसे कोई मुझसे पूछे कि क्या हो रहा था, हम कहेंगे पहले प्रोटीन था, फर्स्ट प्रोटीन था। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको इस तरह से 1, 2, 3 आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आपने याद रखना फैक्टर नंबर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, फैक्टर नंबर 9 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर नंबर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 occurs the hemophilia A, due to the deficiency of factor 9 occurs the hemophilia B, whereas due to the deficiency of factor number 11 occurs the hemophilia C। Hemophilia A and B is the sex-linked recessive disorder, whereas the hemophilia C is the autosomal linked disorder। ठीक, इतना आप याद रखो, काम चलेगा। आगे चलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस पे आते हैं। हीमोफीलिया की कहानी निपट गई। हीमोफीलिया में एक भी डिफेक्टिव एलील अगर मेल पे आ गया, डिजीज़ फुल ब्लोन आ जाएगी सामने, भले ये रिसेसिव जीन है, एलील है, लेकिन अपना इफेक्ट दिखा देगा, क्योंकि इसका काउंटर पार्ट वाई है, वाई पे इसका जोड़ीदार है नहीं, तो इसको दबाने वाला नहीं है। इसलिए मेल के केस में अगर एक भी एलील आ गया, भले ही वो रिसेसिव टाइप का अपना इफेक्ट दिखा देगा, जबकि फीमेल के केस में वो इफेक्ट तभी दिखा पाएगा जब होमोजाइगस होगा। अगर होमोजाइगस कंडीशन नहीं होगी तो फुल ब्लोन डिजीज़ नहीं आएगी, ये लेडी कैरियर बन के रह जाएगी। ये तो हुई आपकी बात हीमोफीलिया की। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड कलर एंड ग्रीन कलर। लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाएगा, तो उसको ड्राइवर ना बना दीजिए गलती से। सच पर्सन कैन नाइदर बी अपॉइंटेड इन द ट्रैफिक पुलिस नॉर कैन बी इशूड ड्राइविंग लाइसेंस। बिल्कुल ठीक बात है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सेक्स लिंक डिसऑर्डर।
सबसे ज़्यादा सेक्स लिंक डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है? द मोस्ट कॉमन इज कलर ब्लाइंडनेस. इट इज़ आल्सो नोन एज डाल्टोनिज्म, एज जॉन डाल्टन हैड दिस डिसऑर्डर. जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, जॉन डाल्टन, वो भी इस बीमारी से ग्रसित थे, इसलिए इसका नाम, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज़ का नाम हम लोग डाल्टनिज्म भी बोलते हैं. द रेड ब्लाइंडनेस इज प्रोटोनोपिया. द रेड ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड प्रोटोनोपिया, whereas the green blindness is called deuteranopia. This trait is also expressed in recessive condition. ये trait भी recessive condition में अपने को दिखा देगा मेल के केस में. This trait is also expressed in recessive condition. XY will be color blind. मेल में एक भी डिफेक्टिव एलील आ गया, कलर ब्लाइंड हो जाएगा, जबकि फीमेल के कलर ब्लाइंड होने के लिए दोनों ही डिफेक्टिव एलील हो तभी वो कलर ब्लाइंड होगी. गाइनेंड्रोमॉर्फ, ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है. इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि इन ड्रोसोफिला, मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स, सर्टन रीजन ऑफ द बॉडी, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. ड्रोसोफिला में, मॉथ में या अदर इंसेक्ट्स में सर्टन रीजन ऑफ द बॉडी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, कोई भी हिस्सा हो सकता है बॉडी का, में भी मस्कुलाइन एंड अदर रीजन में भी फेमिनाइन. तो एक ही कीट पतंगे में, एक ही इंसेक्ट में कुछ हिस्से उसकी बॉडी के मस्कुलाइन मेलनेस दिखाएंगे और कुछ हिस्से उसकी बॉडी के फेमिनाइन फीमेल लाइक कैरेक्टर दिखाएंगे. इट हैपेंस व्हेन वन क्रोमोसोम एक्स इज लॉस्ट वन ऑफ द डिवाइडिंग सेल. ये तब होगा अगर डिवाइडिंग सेल डिवाइड हुई, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स की कमी हो जाए. द सेल हैविंग XX क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल एंड अदर एक्सो क्रोमोसोम फ्रॉम द मेल रीजन. तो दो तरह की उसकी बॉडी में सेल्स मिल रही हैं. वो सेल्स जिनमें XX कंपोजिशन है, सेल का मतलब क्रोमोसोम का कॉन्फ़िगरेशन ऑटोसोम्स प्लस XX और ऑटोसोम प्लस X, O मीन्स एम्प्टी स्पेस. जिनमें XX आ गया वो फीमेल, जिनमें XO आ गया वो मेल. एन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग बोथ टाइप ऑफ मेल एंड फीमेल ट्रेट इज कॉल्ड गाइनेंड्रोमॉर्फ. अभी हम लोगों ने बात करी. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी छोड़िए. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस ऑटोसोमल रिसेसिव? फिनाइलकीटोनूरिया है. ये दोनों हमारे सेक्स लिंक डिसऑर्डर हैं. आगे चलिए. सिलेक्ट द करेक्ट मैच. फिनाइलकीटोनूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट है. सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोम नंबर 11. थैलेसीमिया के लिए होता है. थैलेसीमिया एक्स लिंक ट्रेट गलत है. हीमोफीलिया वाई लिंक ट्रेट गलत है. तो ये सिकल सेल एनीमिया, ये वाला आप उठाइए यहाँ से. सिकल सेल एनीमिया के लिए ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोम नंबर 11 पे बीटा ग्लोबिन चेन का जीन जो है क्रोमोसोम नंबर 11 पे है. सिकल सेल एनीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन ही डिफेक्टिव बनती है. यही सही मेल है. सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, बी वाला ठीक है मैच. सिकल सेल एनीमिया इज़ अ केस ऑफ, किसका केस है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. याद रख लीजिएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया है. सिकल सेल एनीमिया इज़ द केस ऑफ